हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश काल में जो भी आंदोलन हुई, जो मूवमेंट किए, जो विद्रोह किया गया, उन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1857 में ही विद्रोह हुआ था। 1857 से पहले भी और 1857 के बाद भी बहुत तरीके के, चाहे वो नागरिक विद्रोह हों, चाहे वो जनजाति विद्रोह हों, चाहे वो किसान आंदोलन हो, ये सभी हुए थे। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, दोनों में। और हर एक प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं है कि 1857 में ही सिर्फ रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद भी रिवॉल्ट हुआ और उससे पहले भी रिवॉल्ट हुए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी जो सोसाइटी में जो उस वक्त के जो क्लास थे, जो ग्रुप थे, वो इस चीज़ को करते थे। धार्मिक रूप से जुड़े हुए जो संगठन थे, चाहे वो सामाजिक संगठन थे, चाहे वो कृषक जो संगठन थे वो, या फिर जो जनजाति लोग जो थे, ये सारे लोग एक तरीके से कार्य कर रहे थे। इसके पीछे जो था वो काफ़ी सारा रीज़न था, चाहे वो धार्मिक रीज़न हो, चाहे वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी, उससे जो कृषक नाराज हो गए थे, उनकी जो कृषि थी उसकी जो हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, उसके कारण वो भी आंदोलन करने को बाध्य हो गए। तीसरा, जो सोशल फैक्टर था, जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी और उन चीज़ों को ब्रिटिश जो है अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस चीज़ को लेकर के भी ये आंदोलन हुए। और सबका कहीं ना कहीं एक जो कॉमन गोल था वो था एंटी ब्रिटिश। वो एंटी ब्रिटिश सबका गोल था। किसी भी कीमत पर वो चाहते थे कि ब्रिटिश को इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से रोका जाए। वो सिविलियंस के द्वारा भी किया गया, ट्राइबल्स के द्वारा भी किया गया और पीजेंट्स के द्वारा भी किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिविलियन रिवॉल्ट, जो कि जो नागरिक विद्रोह था उसको हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है सन्यासी विद्रोह। अब सन्यासी विद्रोह जो है उसका कार्यकाल पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए इसका कार्यकाल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1763 से 1800 के बीच में ये सन्यासी विद्रोह जो था वो चला। इसको खत्म किया गया किसके काल में या किसके द्वारा खत्म किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में समाप्त हुआ था। और ये जो रिवोल्ट था, ये एक ग्रुप थे सन्यासी के, जो सन्यासी जो टर्म हम लोग समझते हैं साधु, वो उस तरीके के जो कंसेप्ट है उससे अलग थे थोड़े। ये सैद्धांतिक रूप से सन्यासी जरूर थे, लेकिन वो ओरिजिनली जो थे वो किसान थे। इसलिए 1770 के दौरान जब एक फेमाइन आया, जब अकाल पड़ा था बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में, जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 आबादी जो थी वो समाप्त हो गई थी। 1/3 पॉपुलेशन जो था बंगाल का वो खत्म हो गया था इस 1770 के फेमाइन में। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत तरीके की इकोनॉमिक जो है वो इरेगुलरिटीज आ गई उस रीजन में। जो कृषक थे उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ब्रिटिश जो थे उस वक्त वो उनसे लैंड रेवेन्यू उसी पोजीशन में वसूल कर रहे थे जैसे कि फेमाइन से पहले वसूला करते थे। तो इन चीज़ों को लेकर के एक विद्रोह होता है। तो ये जो सन्यासीज थे, जो अर्लियर पहले पीजेंट्स थे, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि इसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों समान रूप से पार्टिसिपेट किए थे। इसमें मुस्लिम्स जो थे उन्होंने इन सन्यासी जो लोग थे इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था मुस्लिम्स ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रिवोल्ट में ऐसा हुआ था। तो एक तो 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता देखी जाती है, और दूसरा सन्यासी विद्रोह में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोनों धर्मों का समान समावेश था। अगला जो पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, या जिनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनकी जो एक पुस्तक थी आनंद मठ, ये आनंद मठ का जो कथा था, जो बैकग्राउंड था, जिस चीज़ पे ये बेस्ड था, वो इसी सन्यासी विद्रोह की कहानी पर बेस्ड था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, किस आंदोलन पर बेस्ड है, तो ये है सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं बंकिम चंद्र चटर्जी की एक और पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था, नोवेल थी, उसका नाम था देवी चौधरानी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि देवी चौधरानी किसकी पुस्तक थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। अब ये सन्यासी विद्रोह जो है इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो
इस देवी चौधरानी जो थी एक महिला का नाम था, और उन महिला के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने देवी चौधरानी के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह में भाग लिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ऐसे विद्रोह में, यानी कि किस ऐसे नागरिक विद्रोह में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो काफी ज्यादा रही थी, तो वो भी सन्यासी विद्रोह। तो हिंदू मुस्लिम का समावेश भी इसमें था और महिलाओं की भी भागीदारी थी इसमें। उस एक महिला का नाम अगर पूछा जाएगा तो वो देवी चौधरानी जो है, उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सन्यासी विद्रोह से इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसमें वारेन हेस्टिंग का नाम भी याद रखना जरूरी है। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं दीवान वेलुथम्पी, जो कि ट्रैवनकोर के क्षेत्र में जो रिवोल्ट हुआ था, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो दीवान वेलुथम्पी जो थे, इनका जो रिवोल्ट है वो 1808 से 1809 के पीरियड में माना जाता है। अब क्या होता है कि लॉर्ड वेलेस्ली, जिनको हम लोग जानते हैं सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि के लिए, इन्होंने क्या किया कि 1805 में ट्रैवनकोर के जो शासक थे उनको फोर्स करके उनसे सब्सिडियरी अलायंस कर लिया। हालांकि वो नहीं चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे, लेकिन बावजूद इनको फोर्सफुली वहां के शासक से सहायक संधि इन्होंने कर ली। अब सहायक संधि कर ली तो उनको एवज में रकम भी देना पड़ता था टाइम टू टाइम, क्योंकि सेना उनके सुरक्षा में रखी जाती थी। और जो ट्रैवनकोर के शासक थे वो इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं थे, आर्थिक रूप से वो इतने सशक्त नहीं थे कि वो इस चीज को बेयर कर सके, इस खर्च को। तो वो इस चीज को बहुत टाइम टू टाइम नहीं दे पाए, जो सब्सिडी का जो अमाउंट था। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो इनके साथ गलत व्यवहार करते थे, इनके साथ बहुत ही रूडली पेश आते थे। और इस चीज का क्या होता है कि उनके दीवान, यहाँ के जो शासक थे उनके दीवान थे। दीवान एक पोस्ट होता है, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त कह सकते हैं प्रधानमंत्री का पोस्ट। तो ट्रैवनकोर के शासक के जो दीवान थे वेलुथम्पी, वो इस चीज को देख रहे थे और वो इस चीज को पसंद नहीं कर पाए कि उनके शासक के खिलाफ कोई इस तरीके से बात करे या उनसे कोई इस तरीके का बर्ताव करे। तो उन्होंने एक विद्रोह कर दिया इसी ट्रैवनकोर के क्षेत्र में, और इसी को दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह माना जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में हुआ, तो ट्रैवनकोर जो कि केरला का क्षेत्र है उसमें हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान वेलुथम्पी की मदद किस सैनिकों ने की थी, तो नायर ग्रुप के जो सैनिक थे, नायर ट्रूप्स जो थी, उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। ये नायर का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कुछ समय पश्चात क्या होता है, 1809 के दौरान वेलुथम्पी जो है वो ब्रिटिश, चूंकि प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर में आकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। और उनके मरने के बाद ही ये मूवमेंट जो है वो एक तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। तो दीवान वेलुथम्पी का जो विद्रोह था उससे इतना ही इंपॉर्टेंट था। 1808 से 1809 के दौरान हुआ, ट्रैवनकोर के क्षेत्र में हुआ। और सब्सिडी अलायंस के बाद जो चीजें घटित हो रही थी उसी के रिस्पॉन्स में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम वाघेरा विद्रोह। अब वाघेरा विद्रोह जो है ये 1818 से 1820 के दौरान हुआ। ये वाघेरा जो एक ग्रुप थे, वहां एक नागरिकों का एक ग्रुप था, वाघेरा एक क्लैन था। तो इसको क्या कहते थे कि वाघेरा के जो सरदार जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने कंपनी के खिलाफ ये विद्रोह किया था। और सिर्फ कंपनी के खिलाफ नहीं किया था, कंपनी और प्लस जो बड़ौदा के क्षेत्र में जो शासक थे गायकवाड़, जो कि मराठा एक कन्फेडरेसी थी गायकवाड़, तो कंपनी के साथ साथ जो गायकवाड़ जो थे शासक, उनके खिलाफ भी की गई थी, क्योंकि इन दोनों का जुल्म उस क्षेत्र में हो रहा था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में हुआ था, तो बड़ौदा या उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ था वाघेरा चीफ के दौरान। और पीरियड पूछा जाता है तो 1818 से 1820। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अहोम विद्रोह। नाम से भी इसको क्लियर है, याद रख सकते हैं, अहोम है, ये असम के क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था इसका डेट काफी बार पूछा गया है, तो 1828 में पूछा गया था। अब इसका बैकग्राउंड क्या होता है कि जब फर्स्ट बर्मा वार हुआ था, ये बर्मा वार हम लोग ब्रिटिश की जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट बर्मा वार जो हुआ था उसके बाद ब्रिटिश ने ये समझौता किया था, ये ट्रीटी की थी कि वो असम के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर अपना अधिकार छोड़ देंगे और वहां से वो पीछे हट जाएंगे, जो ट्रीटी हुई थी उसके तहत। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके उलट वो उस क्षेत्र को ब्रिटिश डोमिनियन के क्षेत्र में मिलाने में शुरू कर दिए। वो
वो उस क्षेत्र से अपना हक को छोड़ने के बजाय उस क्षेत्र पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे। और इस चीज का विद्रोह जो है, वहां पर अहोम जो एक ग्रुप थे, एक रजवाड़ा क्लैन था, तो उसी का नाम था अहोम। और इस चीज को वो देख रहे थे कि ये हमारे क्षेत्र पे ब्रिटिश जो है वो कब्जा कर लेते हैं और हमारी मर्जी के बिना इसको अपने क्षेत्राधिकार में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज का विरोध कौन करते हैं? तो जो अहोम जो रजवाड़ा था उसके राजकुमार थे गोमद कुंवर, इनका नाम पूछा गया है। तो यही गोमद कुंवर जो थे वो इस रिवोल्ट को शुरुआत करते हैं। तो अहोम विद्रोह कब हुआ? तो 1828 में हुआ। किस क्षेत्र में हुआ? तो असम में हुआ। क्यों हुआ? तो बर्मा वार के बाद जब ब्रिटिश जबरदस्ती अपने संधि को न मानते हुए उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने का कोशिश कर रहे थे, तो इसी विरोध में गोमद कुंवर के नेतृत्व में ये विरोध होता है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं वहाबी मूवमेंट। अब वहाबी मूवमेंट क्या था? तो एक इस्लाम में एक सुधारवादी आंदोलन था। सुधारवादी किस टाइप का? तो इन लोगों के अनुसार तो सुधारवादी था, लेकिन ये पीछे की ओर ले जा रहे थे इस्लाम को। इस्लाम जो था वेस्टर्नाइज हो रहा था, लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे थे। तो उस चीज़ को जो इस्लाम का एक धर्रा था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो ये चाहते थे कि इस्लाम जो है वो वापस से उसी रूप में जाए जिस रूप में मोहम्मद साहब इसको लेकर के गए थे। यानी कि मोहम्मद साहब का जो इस्लाम था उसी को ये लोग फॉलो करना चाहते थे। ये सर सैयद अहमद खान का जो ग्रुप था जो इस्लाम का, जो कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे, उन लोगों के कंप्लीटली अगेंस्ट थे ये। तो इसमें क्या हुआ? ये इस्लाम का एक रिवाइवल मूवमेंट था। रिवाइव करके वो वापस से पिछले वाले फॉर्म में ले जाना चाहते थे। फाउंडर कौन थे इसके? तो सैयद अहमद बरेलवी। इनका नाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वहाबी आंदोलन के जो प्रणेता थे या वहाबी आंदोलन की जो शुरुआत थी उसको किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। अब ये सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो किसकी शिक्षा से प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, किसके विचारों को वो फॉलो करते थे? तो इसमें दो व्यक्ति का नाम आता है। एक आता है अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब का नाम आता है, और एक आता है शाहजी वलीउल्लाह। ये शाहजी वलीउल्लाह जो थे वो दिल्ली के क्षेत्र के निवासी थे और अब्दुल वहाब जो थे वो अरब के निवासी थे। इन दोनों की शिक्षा से ये जो थे वो प्रेरित थे। इन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो हो रहा था इस्लाम पर, इसको उन्होंने बुराई की, इसको उन्होंने कंडेम किया और वापस से इस्लाम को वो लोग अपने प्योर फॉर्म में ले जाना चाहते थे। यही इस जो आंदोलन था इसका सोल था, इसका जो रीजन था वो स्टार्टिंग में यही था। लेकिन बाद में चल के ये आंदोलन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, कई बार डाइवर्ट हुआ। अलग अलग इन्होंने अपने जो व्यू पॉइंट था, अपना जो उद्देश्य था उसको टाइम टू टाइम इन लोगों ने बदला, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था। इनका जो दो मेन सेंटर है वो पूछा जाता है, तो एक तो है सितना और एक है पटना। और चूंकि बिहार पीसीएस के एग्जाम के लिए या बिहार एसआई के एग्जाम के लिए ये सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सितना जो है ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, जो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है उस क्षेत्र में एक ठिकाना था इनका एक सेंटर सितना में था, और दूसरा इन लोगों ने बिहार की जो वर्तमान राजधानी है पटना, उस क्षेत्र में इन्होंने बसाया था। पटना के क्षेत्र में, जो पटना वाला जो क्षेत्र था ये काफ़ी वाइड स्प्रेड मूवमेंट को कर दिया। इसलिए हम लोग बिहार स्पेशल जब पढ़ेंगे तो पटना वाले क्षेत्र को स्पेशली वहाबी आंदोलन के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो इन लोगों का एक उद्देश्य क्या हो गया आगे चल के? इन लोगों का उद्देश्य हो गया कि जो यहाँ का जो क्षेत्र है उसको दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में कन्वर्ट कर देना। अब दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम इन दोनों टर्म का मतलब क्या होता है? तो दारुल हर्ब जो है उसको कहते हैं लैंड ऑफ काफिर, यानी कि काफिर का मतलब हो गया वैसे लोग जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो उन लोगों का जो क्षेत्र है उसको हम लोगों ने दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, यानी कि लैंड ऑफ मुस्लिम्स, लैंड ऑफ इस्लाम, यानी कि जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वैसे क्षेत्र में कन्वर्ट कर देना है। किस क्षेत्र को? वैसे क्षेत्र को जहां के लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते। यानी कि कन्वर्जन जो था इन लोगों का, अपने धर्म का फैलाव, ये इन लोगों का उद्देश्य बन गया आगे चल के। और इसका जो सबसे पहला जो टारगेट होता है वो होता है पंजाब का क्षेत्र। पंजाब में जो सिख किंगडम होते हैं वहां पर इन लोगों की काफी मुठभेड़ भी होती है, काफी झड़प भी होती है, और इसी झड़प में इनकी मृत्यु हो जाती है। सैयद अहमद बरेलवी जो है वो इसी क्षेत्र में जो युद्ध होता है उसी में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाबी मूवमेंट के दौरान किस क्षेत्र में उन्होंने हमला किया है, किस क्षेत्र में उनका आंदोलन हुआ या उनकी मृत्यु हुई?
तो पंजाब के क्षेत्र में, तो पंजाब का जो सिख धर्म का जो क्षेत्र था उसको वो लोग दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि चूंकि एंग्लो सिख वार जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद 1849 में पंजाब का जो क्षेत्र होता है वो ब्रिटिश टेरिटरी में आ जाता है, उस पर ब्रिटिश कब्जा कर लेते हैं। तो इन लोगों का जो सपना होता है उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का या उस क्षेत्र में जिहाद का नारा देने का, उस चीज को तो ये चीज खत्म कर देते हैं। तो अब इनका जो टारगेट है वो फिर से चेंज हो जाता है। पहले तो धर्म का उत्थान, उसके बाद दारुल इस्लाम में कन्वर्जन, दारुल हर्ब को, और अब क्या हुआ, अब इनके जो दुश्मन बन गए वो बन गया ब्रिटिश। अब इनका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रिटिश को किसी भी तरीके से इस क्षेत्र से दूर हटाना है, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद आगे चल के ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए थे, और आगे चल के उन्होंने जो समाज में एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जो था इसको डेवलप करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इनका जो संगठन था वो काफी मजबूत था और इसका फायदा उन्होंने पहुंचाया। तो 3 तरीके का उनका उद्देश्य था। शुरुआती में तो उन्होंने अपने धर्म को रिवाइव करना वापस से प्योरेस्ट फॉर्म में, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दारुल हर्ब टू दारुल इस्लाम में कन्वर्जन, और सबसे लास्ट में उनके जो दुश्मन बने वो बने ब्रिटिश। तो इस चीज को हमको देखना है। सैयद अहमद बरेलवी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। सितना और पटना का क्षेत्र ये भी पूछा जाता है। सितना नॉर्थ वेस्ट में और पटना जो है वो नॉर्थ इंडिया में, जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा है कूका मूवमेंट। जो कूका आंदोलन है ये ईस्टर्न पंजाब के क्षेत्र में था। अब इसमें 2 नाम आता है, 2 व्यक्तियों का। पहला तो आता है भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल जो थे वो इस चीज को शुरुआत किए थे 1840 के दौरान में, कूका मूवमेंट को, कूका आंदोलन को। लेकिन उस वक्त ये आंदोलन अपने चरम पे नहीं पहुंच पाया या बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन बाद में चल के वेस्टर्न पंजाब में, जो पंजाब का जो पश्चिमी भाग जो था उसमें उन्होंने क्या किया, एक और व्यक्ति आते हैं राम सिंह, जिनका पूरा नाम बाबा राम सिंह है। ये बाबा राम सिंह जो है इन्होंने इसको काफी ज्यादा फैलाया, इसको पूरे पंजाब के क्षेत्रों में, और इसकी पॉपुलैरिटी जो थी कूका मूवमेंट की उसकी उन्होंने कई गुना बढ़ा दी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूका आंदोलन के प्रणेता कौन थे या कूका आंदोलन किससे संबंधित था, तो ऑप्शन में राम सिंह ही आता है, इसलिए राम सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है और वही आंसर सही माना जाता है। लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन के लिए भगवत जवाहर मल यहां पे मेंशन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बाबा राम सिंह का नाम है, और पंजाब के क्षेत्र में हुआ था कूका आंदोलन। ये मूवमेंट जो था वो सोशल भी था और पॉलिटिकल भी था। अब सोशल रीजन अलग था और पॉलिटिकल रीजन अलग था। क्या था कि सोशल रीजन जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कुछ और जो रेगुलेटरी सिख धर्म में फैल गई थी, लोग मीट खाते थे, अल्कोहल लेते थे, ड्रग्स लेते थे, तो इन चीजों को, ये जो कुरीतियां आ गई थी सिख धर्म में, इस चीज को वो लोग खत्म करना चाहते थे। इसलिए कूका आंदोलन जो है उस वक्त फेमस हुआ। तो ये तो सोशल रीजन हो गया, सोशल कंसेप्ट आ गया। लेकिन जो पॉलिटिकल कंसेप्ट था, पॉलिटिकल जो रीजन था वो क्या था, तो पॉलिटिकल रीजन था कि सिख जो थे वो पंजाब में वापस से सिख धर्म का जो शासन था उसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ब्रिटिश को हटा करके। चूंकि 1849 के बाद इस क्षेत्र में ब्रिटिश का कब्जा हो गया था, तो ये इस आंदोलन का एक और मकसद ये भी था कि पंजाब में वापस से सिख धर्म की स्थापना की जाए और ब्रिटिश को इस क्षेत्र से भगाया जाए। हालांकि राम सिंह जो थे उनको निर्वासित कर दिया गया रंगून 1872 के दौरान, और यही जो है ना बहुत बड़ा इस आंदोलन के लिए झटका बना, क्योंकि इसके बाद कोई वैसा लीडर नहीं आ पाया और यह आंदोलन धीरे धीरे जो है स्लो डाउन हो गया और खत्म हो गया। तो कूका आंदोलन जो है दोनों रीजन था, सोशल रीजन था, पॉलिटिकल रीजन था। शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 के दौरान की गई थी, लेकिन इसको अपने चरम पे पहुंचाया गया राम सिंह कूका के नाम, जिनको बाबा राम सिंह के नाम से हम लोग जानते हैं। 1872 में उनके रंगून निर्वासित होने के बाद यह आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया। अब आगे देखते हैं। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने नागरिक विद्रोह देखा। नागरिक विद्रोह में हम लोगों ने कई सारे विद्रोह को देखा, लेकिन अब हम आते हैं किसान आंदोलन पे। जो किसान विद्रोह था, देश के अलग अलग क्षेत्रों में उस वक्त जो भी किसान आंदोलन हो रहे थे उसको हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं पागलपंथी विद्रोह से। अब ये पागलपंथी विद्रोह जो है, पागलपंथी जो थे वो एक धार्मिक संगठन था, एक धार्मिक ग्रुप था बंगाल के क्षेत्र में। ये पूछा जाता है पागलपंथी विद्रोह जो किस क्षेत्र में हुआ, तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ, और इसका रीजन जो था वो धार्मिक स्टार्टिंग में था।
इस मूवमेंट के जो संस्थापक थे उनका नाम कई एग्जाम में पूछा गया है, तो पागलपंती विद्रोह के संस्थापक कौन थे? करम शाह थे। लेकिन यहां भी दो व्यक्तियों का नाम आएगा। करम शाह ने इसकी स्थापना की, पागलपंती संप्रदाय की, जो उस वक्त रिलीजियस था। लेकिन इसको जो रिवोल्ट का फॉर्म, विद्रोह का जो फॉर्म दिया, वो किसने दिया? तो करम शाह के पुत्र थे टीपू। इस टीपू के नेतृत्व में जो वहां के लोकल जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने जमींदार जो वहां के थे उसके अगेंस्ट फाइट किया। तो करम शाह ने पागलपंती संप्रदाय की स्थापना की, जो उस वक्त रिलीजियस था। लेकिन बाद में चल के करम शाह के पुत्र जो थे टीपू, उन्होंने इसको किसान आंदोलन के रूप में इसको बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड किया, इसको अलग अलग क्षेत्रों में फैलाया बंगाल के, और जमींदारों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। किस दौरान लड़ी? तो 1825 से 1835, ये पीरियड पूछ दिया जा सकता है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट करम शाह का नाम और टीपू है, और साथ ही साथ बंगाल के क्षेत्र में हुआ और किसान आंदोलन था। ये भी कुछ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पागलपंती रिवोल्ट जो था वो किसान आंदोलन था या जनजातीय आंदोलन था। तो पागलपंती रिवोल्ट जो है वो किसान आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अगर हम व्यक्ति का नाम, जो लीडर थे उनका नाम और ईयर अगर रट के एग्जाम में देने जाएंगे तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि डीपली थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेना है। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना है कि हम लोग कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फराइजी मूवमेंट। जो फराइजी भी एक विद्रोह था। ये किसका विद्रोह था? तो मुस्लिम विद्रोह था। मुस्लिम एक सेक्ट थी फराइजी, जैसे कि पागलपंती विचारधारा थी, सन्यासी एक ग्रुप था, संगठन था। उसी तरीके से फराइजी भी जो थे वो एक मुस्लिम संगठन था। कहां था? तो बंगाल में था। और ये किसको फॉलो करते थे? जो फराइजी संप्रदाय के जो लोग थे वो किसको फॉलो करते थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के ये लोग फॉलोअर थे, हाजी शरीयतुल्लाह के ये लोग समर्थक थे। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि फराइजी आंदोलन के जो लोग थे, उस आंदोलन जो करता थे, वो किसके फॉलोअर्स थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर थे। अब आगे क्या होता है कि जो हाजी शरीयतुल्लाह थे, इनसे पहले भी कोई एक व्यक्ति था जिन्होंने इस फराइजी जो रिवोल्ट जो था, जो फराइजी जो सेक्ट था मुस्लिम, उसकी स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो दादू मियां। दादू मियां नाम के व्यक्ति ने फराइजी संप्रदाय की स्थापना की, और उसको आगे एक आंदोलन का रूप किसने दिया? तो दादू मियां के पुत्र हाजी शरीयतुल्लाह ने। और ये इतने ज्यादा फेमस हो गया कि दादू मियां का नाम जो है कई बार भूल जाते हैं लोग, और हाजी शरीयतुल्लाह के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फराइजी रिवोल्ट किससे संबंधित है, तो हाजी शरीयतुल्लाह का ही नाम आएगा, क्योंकि एग्जाम उसको ही सही मानता है आयोग। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने क्या किया? अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज किया, ताकि जो ब्रिटिश जो थे उनको बंगाल के क्षेत्रों से खदेड़ के वापस भेजा जाए। तो ये इसमें भी दो रीजन था। एक पॉलिटिकल रीजन तो ये हो गया कि ब्रिटिश को इस क्षेत्र से भगाना है, लेकिन चूंकि ये कृषक विद्रोह था, तो यहाँ के जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो टीनेंट्स थे, जो कि लैंडलेस फार्मर्स थे, वो हाई लैंड रेवेन्यू से बहुत ज्यादा परेशान थे जमींदार के अगेंस्ट। चूंकि जमींदार जो थे वो किसको इंटाइटल्ड थे? तो ब्रिटिश को। तो इस कॉज में भी लोगों ने काफी मदद की। फराइजी रिवोल्ट इसीलिए कृषक आंदोलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्मॉल फार्मर्स की मदद की थी जमींदार्स के अगेंस्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है, पहला तो ये कि 1838 से 1857 के दौरान ये रिवोल्ट जो है वो फेमस, मतलब एक्टिव रहा अपने क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्रों में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फराइजी रिवोल्ट जो है, फराइजी आंदोलन के जो समर्थक थे, जो उसके लीडर्स थे, वो किस आंदोलन में मिल गए या किस आंदोलन में सम्मिलित हो गए? तो वहाबी आंदोलन। यानी कि फराइजी जो ग्रुप जो था, फराइजी संप्रदाय था, इसके जो लोग थे, इसके जो फॉलोअर्स थे, वो बाद में चल के वहाबी आंदोलन में जुड़ जाते हैं या वहाबी से रिलेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं इस्लामिक ही था जो रूट जो था, और फराइजी भी इस्लामिक ही थे। इसलिए एक कॉमन पॉइंट के कारण ये लोग आपस में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिगो रिवोल्ट, जिसको कि नील आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये जो नील आंदोलन था, ये नील आंदोलन जो था वो 1859-60 के दौरान हुआ, और इसका पीरियड जो है वो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि नील आंदोलन जो था वो किस वर्ष में हुआ? तो 1859-1860 के दौरान हुआ। और एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है
कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद कौन सा रिवोल्ट हुआ था? तो नील आंदोलन हुआ था। नील आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तो कौन थे? तो दो व्यक्तियों का नाम आता है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दोनों व्यक्तियों का नाम आता है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का नाम आता है नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में। किस क्षेत्र में हुआ? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ। किस वर्ष हुआ? तो 1859-60 के दौरान हुआ। ये रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट गया था किसके द्वारा? तो इंडिगो फार्मर्स, जो नील की खेती कर रहे थे जो किसान, उनके द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। इसमें क्या हुआ था कि एक तरीके का मिसकंसेप्शन हो गया था। एक भारतीय अधिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों का एक लेटर पढ़ा और उस लेटर को उन्होंने गलती से यह पढ़ दिया कि जो नील की खेती जिस क्षेत्र पे होगी, उस पर जो प्रोडक्शन होगा, उस क्षेत्र पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जो खेती करता है। तो ये सुनने के बाद नील आंदोलन जो थे वो पहले से अलग स्थिति में आ गया। यही कहीं ना कहीं जो मिसकंसेप्शन था, यही जो कंफ्यूजन था, वही इस नील आंदोलन का कारण बनता है। और ये काफी वाइड स्प्रेड हो गया था ये रिवोल्ट। जब बहुत ज्यादा इसका फैलाव हो गया, बहुत ज्यादा उग्र हो गया ये आंदोलन, तो इसमें क्या होता है कि सरकार का इंटरवेंशन आता है, सरकार इसमें इंटरफेयर करती है। और 1860 में उन्होंने एक नील आयोग की स्थापना की। उन्होंने क्या किया? सरकार ने 1860 में एक नील आयोग, इंडिगो कमीशन की उन्होंने स्थापना की। अब इस नील आयोग ने क्या किया? तो नील आयोग ने इस सारी चीजों को जांचा परखा और उन्होंने ये अपना निर्णय दिया कि जो किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो जो डिमांड कर रहे हैं, वो जो भी चीज कर रहे हैं, उनकी डिमांड जायज है और उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है कि जो नील आयोग का जो गठन हुआ था, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? ब्रिटिश को या फिर किसानों को? तो इन्होंने किसानों को सपोर्ट किया था। रिवोल्ट के बारे में जो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो पॉइंट है कि इस नील आंदोलन को जो मेंशन किया गया है, कहाँ मेंशन किया गया है इसकी चर्चा? तो दीनबंधु मित्र का एक नाटक था नील दर्पण, उसमें नील आंदोलन की चर्चा की गई है। इसमें नील आंदोलन के जो कृषक थे, उनकी आर्थिक तंगी को, उनकी आर्थिक जो खराब स्थिति थी, उसके बारे में चर्चा किया गया। किस में किया गया? तो नील दर्पण, जो कि क्या था? दीनबंधु मित्र का एक नाटक था। इसके अलावा एक और पुस्तक है जिसमें कि नील आंदोलन के बारे में चर्चा की गई, नील आंदोलन को मेंशन किया गया। वो कौन सा है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे, एक लेखक थे, उनकी पुस्तक हिंदू पैट्रियट, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है नील आंदोलन की। तो नील आंदोलन का किन दो जगहों पर चर्चा किया गया है? हिंदू पैट्रियट में और नील दर्पण में। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। किस क्षेत्र में हुआ? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ, 1859-60 के दौरान हुआ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा रिवोल्ट है, वो है पावना रिवोल्ट। पावना रिवोल्ट जो है, उसका जो पीरियड था वो 1873 to 1876 था और ये भी बंगाल के क्षेत्र में। हम लोग हमेशा से देखते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब, या फिर जो अभी ये जो क्षेत्र में ये जो आंदोलन पढ़ रहे हैं, उसमें से भी बहुत बड़ा पोर्शन जो था आंदोलन का, चाहे वो कृषक आंदोलन हो या जनजातीय आंदोलन हो, उसमें जो मेजर रिवोल्ट थे वो बंगाल के क्षेत्र में ही हो रहे थे। तो इस चीज़ के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री ऑप्शनल में। अब आगे देखते हैं, ये जो पावना विद्रोह था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ईशान चंद्र रॉय, शंभू पाल और एक खुद्दी मुल्ला थे। इन तीनों व्यक्तियों के नेतृत्व में ये रिवोल्ट हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम पूछा जाता है वो आता है ईशान चंद्र रॉय का। इनका नाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पावना रिवोल्ट के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ईशान चंद्र रॉय थे। ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के पावना जिले में, इसलिए इसको पावना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और किस चीज के खिलाफ हुआ था? तो ये हाई लैंड रेवेन्यू, क्योंकि जो भू राजस्व जो वसूला जाता था वो काफी ज्यादा था, काफी ऊंचा वसूला जाता था। तो इस तरीके से इसके खिलाफ रिवोल्ट किया गया था। पीजेंट्स जो थे इसमें, हालांकि इस आंदोलन में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई थी कि जो पीजेंट्स जो थे, जो किसान थे, वो सिर्फ और सिर्फ जमींदार के अगेंस्ट थे। वो महारानी, जो ब्रिटिश जो क्वीन थी, उनके अगेंस्ट नहीं थे। और उन्होंने साफ कहा था कि हम महारानी के समर्थक हैं लेकिन जमींदारों के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो जमींदार हैं
वही हमारा शोषण कर रहे हैं, महारानी जो थी यानी कि जो ब्रिटिश थे वो हमारा शोषण नहीं कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं उनकी एक संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है कि लोग उस वक्त कितने कम अवेयर थे कि वो चीज़ों को ज़्यादा डीपली समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जमींदार जो थे वो तो इनडायरेक्टली उनसे ही रिप्रेजेंटेटिव थे, जो ब्रिटिश जो थे उनके ही रिप्रेजेंटेटिव थे। तो किसी न किसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ब्रिटिश ही इनका शोषण कर रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी मानसिकता जो थी उस वक्त बहुत संकीर्ण हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विद्रोह में, किस आंदोलन में जो आंदोलनकर्ता थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बातें नहीं की थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ जमींदार के खिलाफ बात की थी, तो वो होगा पावना विद्रोह। और इस रिवोल्ट को ना हिंदू पैट्रियट, जो कि हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक थी हिंदू पैट्रियट, उसमें भी मेंशन किया गया और उसमें एक कम्युनल रिवोल्ट के रूप में इसको मेंशन किया गया, क्योंकि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का एंगल था। जो जमींदार जो थे वो हिंदू थे और जो किसान जो थे यहाँ के वो मुस्लिम थे। तो इस चीज़ को उन्होंने मेंशन किया, यहाँ पे हिंदू पैट्रियट में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट और एक और विद्रोह पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है इसका 2 कार्यकाल यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम लोग आगे समझते हैं कि क्यों लिखा गया है। सबसे पहले तो ये मालाबार क्षेत्र में, मालाबार कोस्ट जो मालाबार तट जो है केरला का, उस क्षेत्र में ये रिवोल्ट हुआ था। कब हुआ तो 1836 से 1854 के दौरान हुआ और फिर 1920-21 के दौरान हुआ। अब पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, इस दौरान भी हुआ था और उसके बाद हम लोग इस वक्त चलेंगे कि इस वक्त ज़्यादा विद्रोह हुआ था। तो 1920-21 के दौरान, उस दौरान भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। कौन सा चल रहा था तो असहयोग आंदोलन। अब इसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो किसान आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन के समानांतर चल रहा था, तो ये मोपला आंदोलन था और बाद में वो लोग इस चीज़ में सपोर्ट भी किए थे। तो ये क्वेश्चन था जो कि क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आते हैं मोपला रिवोल्ट। मोपला नाम क्यों था तो मोपला जो था वो मुस्लिमों का एक ग्रुप था, एक प्रजाति थी उनकी। ये लोग मोपला जो थे वो वंशज थे मुस्लिम्स के, जो कि काफ़ी समय पहले मालाबार तट के क्षेत्र में बस गए थे और उनके ही वंशज जो थे ये मोपला थे। ये बहुत ही गरीब किसान थे, बहुत ही पुअर फार्मर्स थे केरला के क्षेत्र में। अब किसान तो ये हो गए, मुस्लिम्स थे और बहुत ही गरीब थे उस क्षेत्र में। अब आते हैं कि किसके खिलाफ रिवोल्ट किया, तो उन लोगों ने रिवोल्ट किया हिंदू जमींदार के खिलाफ। और ये हिंदू जमींदार भी जो थे वो अपर क्लास यानी कि उच्च जाति के थे, उच्च वर्ग के थे हिंदू जमींदार। और इनका नाम भी पूछा जाता है तो नंबूदारी, नंबूदारी उच्च वर्ग के ये लोग हिंदू थे। नंबूदारी एक क्लास हुआ हिंदू धर्म में, तो उस चीज़ को यहाँ मेंशन किया गया है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है कि जो जमींदार जो थे वो अपर क्लास हिंदू थे और जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो मुस्लिम्स थे। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर मुद्दा बनाया गया। अब ये रिवोल्ट क्यों हुआ तो इकोनॉमिक रीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, चूँकि रेट ऑफ रेवेन्यू जो था वो बहुत बहुत ज़्यादा था, जिसको वो लोग देने में सक्षम नहीं थे। इसलिए क्या होता है कि 1836 से 1854 के दौरान तकरीबन 22 बार जो है यहाँ पर रिवोल्ट होता है इस क्षेत्र में, मालाबार रीजन में। और ये पूछा गया है कि कब हुआ था तो 1836 से 1854 के दौरान हुआ, 22 बार हुआ इस क्षेत्र में। और उसके बाद 1920-21 में भी इस रिवोल्ट को फिर से शुरू किया गया था। इसके जो लीडर थे वो खिलाफत मूवमेंट के नेता थे एक अली मुस्लियार। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो एक ही नाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है, वो है अली मुस्लियार का। और ये भी पूछा जाता है कि अली मुस्लियार किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये खिलाफत आंदोलन, जो कि एक मुस्लिम ही आंदोलन, जो इस्लामिक एक जो आंदोलन था उस चीज़ से ही जुड़े हुए थे। तो ये अली मुस्लियार का नाम यहाँ पर आता है, वो इस विद्रोह का भी नेतृत्व कर रहे थे, मोपला विद्रोह का। अब आके आते हैं, अब क्या होता है कि जो पीजेंट्स जो थे इनके कॉज को सपोर्ट किया गया। इसमें चूंकि खिलाफत आंदोलन को भी गांधी जी ने सपोर्ट किया था, तो उन्होंने इस चीज़ को भी यहाँ पर सपोर्ट कर दिया था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते थे कि इस चीज़ का माहौल बदले। क्योंकि यहाँ पर जो रिवोल्ट जो ये हो रहा था ना, उसको कम्युनल रंग दे दिया गया था, जो सांप्रदायिक जो रंग यहाँ पर इस चीज़ को दे दिया गया था, जिसके कारण जो मूवमेंट जो था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा था। तो गांधी जी बीच में आकर के इसको सपोर्ट किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया, और शौकत अली जो कि खिलाफत आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने भी इस चीज़ को
सपोर्ट किया ताकि ये मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट ना हो। और इन लोगों के बाद क्या होता है, ये असहयोग आंदोलन का जो मूवमेंट जो चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उसमें ये लोग अपने आंदोलन को मर्ज कर लेते हैं ताकि वो आंदोलन जो है वो और ज़्यादा सशक्त हो जाए। अब आते हैं डेक्कन रिवॉल्ट। डेक्कन जो कि महाराष्ट्र में क्षेत्र है, डेक्कन, उस क्षेत्र में इन लोगों ने रिवॉल्ट किया था वहाँ 1875 में, और ये काफ़ी फेमस रिवॉल्ट है। डेक्कन कृषक विद्रोह जो है 1875 के नाम से इसको जाना जाता है। ये किन जिलों में हुआ था, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर और पुणे जिले में ये रिवॉल्ट हुआ था। ये भी अहमदनगर और पुणे जिले का नाम पूछा गया है। ये क्यों हुआ था, तो लैंड रेवेन्यू जो उस वक्त कलेक्ट किया जा रहा था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के दौरान कलेक्ट किया जाता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि डायरेक्ट किसान से तो वसूला जाता था, लेकिन रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, और साथ ही साथ जो वसूलने का जो तरीका था वो भी बहुत करेक्ट था। काफ़ी हार्शली वो लोग वसूल करते थे, और अगर किसी कारणवश किसान इस चीज़ को नहीं बेयर कर पाते थे तो उनकी साथ जो उनकी जो संपत्ति थी उसको भी जब्त कर ली जाती थी। तो इसी के अगेंस्ट में, इसी के रिएक्शन में जो डेक्कन जो कृषक विद्रोह होता है 1875 का, वो हुआ था। जो पीजेंट्स थे वो अपना जो रेवेन्यू था उसको नहीं दे पा रहे थे, और चूंकि रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, अपने ज़मीनों को, अपने खेतों को उन लोगों को बचाना था, तो वो क्या किए कि साहूकार से, जो कि मनी लेंडर्स होते हैं, जो साहूकार थे, उनसे उन लोगों ने लोन लिया। किस चीज़ के लिए, तो ऋण चुकाने के लिए, रेवेन्यू देने के लिए। अब क्या होता है, रेवेन्यू देने के लिए उन्होंने लिया, तो जब सही समय पर उन लोगों ने रेवेन्यू नहीं दिया था, इस कारण से उन्होंने लोन लिया, उन लोगों ने ऋण लिया। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम फिर से जो उनकी कृषि थी वो उतनी अच्छी नहीं हुई, और फिर से वो जो साहूकार को जो ऋण दिए थे, साहूकार से जो ऋण लिए थे, उस चीज़ को वो चुकाने में असमर्थ हो गए, और साथ ही साथ जो लैंड रेवेन्यू देना था ब्रिटिश को वो भी नहीं दे पा रहे थे। तो इस तरीके से वो लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और इसी दौरान एक तत्कालिक कारण वहाँ पर हुआ था। वो क्या हुआ था कि एक साहूकार थे, एक साहूकार जिनका नाम था कालूराम, ये कोर्ट में चले गए, और कोर्ट से परमिशन उनको मिल गया कि जो किसान, एक लोकल किसान था वहाँ का, उसके घर को वो कैप्चर कर लें और उसको नीलाम करके अपने पैसे को वो लोग रिकवर कर लें। और जब ये बात सामने आई तो काफ़ी सारे किसान जो थे वो इस चीज़ से नाराज़ हो गए, क्योंकि उनका जो ज़मीन था उस पर जो भी उपज होता था उस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता था। अब उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ऋण लेकर के उनको रेवेन्यू दिया, तो उनका घर अब जा रहा था, तो उनके पास कोई भी चीज़ बचाने के लिए था नहीं, सब कुछ उनका खत्म हो रहा था। तो उन लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, और ये काफ़ी बड़े मात्रा में विद्रोह हुआ था अचानक से। इस घटना के बाद, ये जो कालूराम वाला जो घटना होता है, इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड हो गया था। हालांकि इसी बीच एक डेक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया 1879 में। 1875 में रिवोल्ट हुआ, और 1879 में एक अधिनियम आया, डेक्कन कृषक राहत अधिनियम, जिसको हम लोग डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस चीज़ में क्या था कि साहूकार किसी भी क्षेत्र के ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकते हैं, किसी के घर को कब्जा करके नीलाम नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से इनको प्रोटेक्शन दिया गया। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि एमजी रानाडे, जिनका कि पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे था, इनकी एक संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा, और इस पूना सार्वजनिक सभा में इन लोगों ने किसान का जो कॉज था, जो किसान जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, उसको इन्होंने सपोर्ट किया था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि दक्कन कृषक विद्रोह को किस सामाजिक नेता से सपोर्ट मिला था, या किस सामाजिक कार्यकर्ता से सपोर्ट मिला था, तो वो महादेव गोविंद रानाडे थे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को देखा, इतने आंदोलन को क्लियर किया। जो रिमेनिंग जो बचे हुए जो किसान आंदोलन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जनजातीय आंदोलन को देखेंगे उस वीडियो में। तो थैंक यू।